हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, 11th केमिस्ट्री का हमें बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोग के लिए 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, इसकी हम शुरुआत करेंगे। अब ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। इसका पूरा जो बेस है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अभी आप 11th में आ गए हो तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। और आज का जो ये पहला लेक्चर होगा, ये एक तरीके से समझ लो ऐसा लेक्चर है जिसमें आपका 10th का बहुत सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और उसके थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना और ऐसे ही लेक्चर्स कंटिन्यूस आते रहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है ये दोस्तों कि आप लोग के लिए जेआर कॉलेज चैनल हमने जो बनाया है, इसके लिए लगातार हार्डवर्क किया जा रहा है, और ये हार्डवर्क स्पेशली आपके लिए है ताकि आप कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को एग्जाम में स्कोर कर सके। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और ना कि सिर्फ इस वीडियो को बल्कि हर एक वीडियो जो हम इतने मेहनत से प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेशली आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वो सभी लोगों तक पहुंचा देना। बस यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसको बनने से पहले ना बहुत लंबी स्टोरी थी। कई सारे ऐसे छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, मतलब छोटे छोटे तो नहीं बोलूंगा, अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, उनके आगे हम लोग क्या ही है। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे अपने फॉर्मूलाज ये सब रखे, और ये करते करते मतलब कुछ रखे, कुछ फेल हुए, फिर उसको सीख के किसी और साइंटिस्ट ने कुछ नया फॉर्मूला, कुछ नया तरीका अपनाया, फिर उसमें कुछ खामियां रह गई। तो ऐसे कई सारी चीजें हुई और उसके बाद जाके एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं बात करूं कि 19th सेंचुरी तक, अगर अब बेसिक तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, 19th सेंचुरी तक बच्चा 30 एलिमेंट पता थे। मतलब आज से मैं 200 साल पहले चले जाऊं तो सिर्फ 30 एलिमेंट पता थे। आज के डेट में 30 तो मुझे खाली मुंह से ही याद है, और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको भी 30 तक के एलिमेंट्स के नाम और उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर याद करने हैं तो आप जरूर से वो वीडियो देखना, मैंने बनाया हुआ है जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो आप अगर डायरेक्ट सर्च करते हो कि हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 30 बाय जेआर ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो हमारे वीडियो मिल जाएंगे। लाखों में व्यूज है, काफी बच्चों ने पसंद किया है। तो HHE लीबे बकनॉफ ने नामक अल्सी पेप्सिकोला KCA साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन इडियट को निकाले कॉलेज जाकर। दिस इज द कोड वर्ड दैट आई हैड क्रिएटेड, ताकि बच्चों को याद रह सके कि मैं आपको डायरेक्ट पूछ दूं कि भाई जिंक का क्या है एटॉमिक नंबर, तो आप सीधा सीधा बोल सको कि भाई 30 होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा? चलो, तो 19th सेंचुरी तक सिर्फ 30 एलिमेंट तो आज के डेट में लगभग अगर हम बात करें 118 एलिमेंट ढूंढे जा सके हैं। मतलब अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे, लगभग मुझे पता है कि 118 एलिमेंट अब तक ढूंढे जा चुके हैं। और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये जो एलिमेंट्स है इनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता था। 3 हिस्से कौन कौन से होते थे? मेटल्स होता था, नॉन मेटल्स होता था और मेटलॉइड्स होता था। और ये जो 3 हिस्सों में क्लासिफिकेशन हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका अपना अपना रोल था। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं उसको क्लासिफाई करने की कोशिश किया। और जब इतने सारे एलिमेंट मिल गए तो उन्होंने सोचा कि उस एलिमेंट्स को हम एक टेबल में डाल दे, और वो टेबल का नाम रखने की कोशिश की पीरियोडिक टेबल। क्या रखा नाम? पीरियोडिक टेबल नाम रखने की कोशिश। कभी होता है ना, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल में डालते हैं। नॉर्मल रखने वाली चीजों की बात कर रहा हूं, हम कपड़े की बात करें तो हम टेबल में डालते हैं, अलमारी जिसको बोलते हैं हम लोग लकड़ी का, उसमें डालते हैं। या फिर कोई जूते बहुत सारे हो जाते हैं तो हम शू रैक में डालते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अरेंज कर रहे हैं उस डब्बे के अंदर। तो सेम यार, एलिमेंट्स भी जब इतने सारे हो गए तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना, उसके नंबर्स के हिसाब से कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू द जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं। आपको पता ही है एटम्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उसी के आधार पे एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। करेक्ट है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, 8-9 से आपने पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे अलग अलग साइंटिस्ट। तो अलग अलग साइंटिस्ट जब आए तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स जब देखे, तो एलिमेंट्स देखने के बाद उनको एक चीज क्लिक हुआ कि ये हर एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और पीरियोडिक टेबल बनाया। लेकिन यही जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है वो जब बना के रखा, लेकिन उसके बाद भी हर साल हर वर्ष क्या होने लगा, धीरे धीरे करके और भी नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाने लगा। अब ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो वो बाद में रखे जाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थी कि वो बाद में नहीं आएंगे, वो बीच में आएंगे। और उसके लिए ये पूरा का पूरा जो टेबल था
जो बना के रखे थे जिसमें एलिमेंट्स के नाम एंटर कर रहे थे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। जो आपने 10th स्टैंडर्ड में इसकी स्टोरी सुनी हुई है, पता है ना, 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था आपका, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेम वही कंटेंट है इसमें, लेकिन जब इसके बाद का जो लेक्चर्स आएगा उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट सर है केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वो आपको सिखाएंगे। तो टेंशन मत लेना, मैं बीच बीच में आता रहूंगा और कई सारे चैप्टर्स तो मैंने ही पढ़ा रखे, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के जो एक्चुअल टीचर है हमारा अभिषेक सर, वो भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो वो साइंटिस्ट कौन कौन थे, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डॉबेराइनर। तो डॉबेराइनर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉबेराइनर का ट्रायड निकाला, तिकड़ी। तो आपको याद होगा कि एक 3 एलिमेंट का वो जो तिकड़ी बनाते थे, जोड़ी तो 2 को बोलते, तिकड़ी बनाते थे, और वो 3 एलिमेंट में पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता था इनको एवरेज निकालते थे, यानी प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते थे, और जो मिडल वाला एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मास, तो अगर पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का एवरेज और सेकंड वाले का एटॉमिक मास अगर इक्वल आता है तो मैं बोलूंगा कि डॉबेराइनर ट्रायड जो है वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये जब वो कर रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 करने के बाद वो फेल कर गए, यानी कि जो डॉबेराइनर थे उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि हाँ यार इनका ये फंडा सेम है कि भैया 3 एलिमेंट की जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको साथ में रख दो, उसके हिसाब से उसका एटॉमिक मास 3 के हिसाब से रख दो तो वो अरेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी खामियां उसके अंदर दिखने लगी, तो डॉबेराइनर ट्रायड जो था वो एक तरीके से फेल कर गया। उसके बाद इस चीज को नजर रखते हुए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। तो वो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने अपना एक अलग फंडा बनाया। जैसे डॉबेराइनर ने 3 तिकड़ी वाला काम किया था कि 3 एलिमेंट को साथ में रखना है, ऐसा किया था, तो ऑक्टेव ने क्या बोला, सॉरी माफ करना, न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड ने बोला कि मैं ऑक्टेव्स रखूंगा, यानी कि मैं 8-8 का ग्रुप बनाऊंगा, और जो पहला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा और जो आखिरी एलिमेंट का मतलब 8वें एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा, बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर सिमिलर। तो इस प्रकार से रखा, लेकिन जब वो कर रहे थे तो काफी हद तक वो सक्सेसफुल होते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कैल्शियम तक पहुंचे तो कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स थे उनका जो एटॉमिक मास था कहीं ना कहीं उसके केमिकल प्रॉपर्टी से डिफर कर रहा था। तो ये चीज उनको समझ में आ गई कि यार कैल्शियम के बाद ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है काम नहीं कर रहा है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखो मैं इतना डीप में इसके लिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप हमारे 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देख सकते हो। कहां मिलेगा वो, हमारे ओरिजिनल चैनल जो कि JR ट्यूटोरियल्स है। ये तो आपका कॉलेज वाला चैनल है 11वीं और 12वीं वाला, लेकिन हमारा जो मेन चैनल है उस पे 10th के वीडियोस एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऐसा सर्च करना, आपको ये पूरा हिस्ट्री, पूरा मतलब स्टोरी सुनाई देगा जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है पूरा, डॉबेराइनर का, न्यूलैंड का, और उसके आगे मेंडलीव्स का, चाहे वो आगे का जो भी साइंटिस्ट है उनका। तो यहां पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ गया। लेकिन जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहीं ना कहीं कैल्शियम के बाद उसका सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आया, उन्होंने क्या किया था, वो सारे गामा पदा निसा म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से रखा था कि पहला और आखिरी 8वां जो आता है, जैसे सारे गामा पदा नी, उसके बाद सा, वापस से सा आ रहा है ना पहला वाला, तो सेम उसने रखा था वैसा, लेकिन ऐसा कैल्शियम तक ही पॉसिबल हुआ, कैल्शियम के बाद नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1869 में, 18वीं सदी में, मतलब सोचो 18th सेंचुरी, आज से 250-300 साल पहले की बात है। एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मेंडलीव, दिमित्री कुछ मेंडलीव ऐसा कुछ तो नाम था। मेंडलीव आए, उस टाइम तक, मतलब इस टाइम तक 63 एलिमेंट जो है वो खोजे जा चुके थे। सोचो कब से चल रही है ये, यहां 30 एलिमेंट से लेकर 63 एलिमेंट तक पहुंच चुके थे, और ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था। तो उस पीरियोडिक टेबल ने, जो मेंडलीव ने बनाया था, उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था, जो भी एटॉमिक मासेस होते हैं, यानी कि एक एटॉमिक मास होता है, आपको पता है ना व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एटॉमिक मास इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वजन। ठीक है, आपको पता है कोई भी एक सेल होता है, ठीक है, एटम होता है, माफ करना, सेल तो बायोलॉजी में होता है, कोई एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, पूरे एटम का भार होता है, और उस एटम के भार में ही क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि डिसाइड करता है कि उस एटम का मास कितना रहेगा, दैट इज कंसीडर्ड एज द एटॉमिक मास। तो आपको कोई पूछता है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या, दैट इज नथिंग बट दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट योर एटॉमिक मास। और एक होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट होते हैं, मैंने बताया था आपको, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बनाता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कभी कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि मेंडलीव आ गया था, तीसरे साइंटिस्ट,
तो मेंडलीव आने के बाद उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बहुत सारे अरेंजमेंट किए, टेबल बनाया, और जो भी एटॉमिक मास थे, जैसे मान लो उन्होंने हाइड्रोजन को देखा और हाइड्रोजन को देखने के बाद उनको पता चला कि हाइड्रोजन में तो एटॉमिक मास 1 है, 1 है। फिर उसने आगे हीलियम देखा, उसने बोला कि यार हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। फिर उसके बाद लिथियम देखा, उसका तो 6 है, 6 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद ऐसे करते करते देखा तो जो भी एटॉमिक मास उसको मिलता गया उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो पहले पे होगा, यानी अगर जिसका एटॉमिक मास 1 होगा उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास 4 होगा उसको बाद में रखा, जिसका एटॉमिक मास 6 होगा उसको बाद में रखा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बचपन में असेंडिंग ऑर्डर पड़ा था, सेम वैसे ही असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो अरेंज करते गए और उन्होंने लगभग 63 एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ और काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो गए। मतलब बाकी अगर ड्रॉपेराइनर और जो ऑक्टेव थे उससे तो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो टेबल बनाया उन्होंने, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उन टेबल्स में ऐसे बहुत सारे क्या बनाए, कॉलम्स और रोज बनाए। यानी ये चीज को हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो उन्होंने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल रोज बनाया जिसको पीरियड का नाम दिया, पीरियड कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम्स बनाया जिसको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। तो उन्होंने इतना चीज बनाया और उसके हिसाब से बहुत सारे एलिमेंट्स को प्लेस करते गए। मान लो कि इन्होंने इतना सारा चीज बनाया, इधर पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, इधर लिथियम को प्लेस कर दिया, मान लो, तो जो भी मिल रहा था उसके हिसाब से उनको डालते गए। और डालने के बाद बीच बीच में उन्होंने काफी स्पेस भी रखा, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट को डालना पड़ा क्योंकि उनका एटॉमिक मास सेम आ रहा था। तो ये जो मेंडलीव था इसके अंदर भी कुछ खामियां थी, और मेंडलीव के ड्रॉबैक्स में भी आप देखोगे तो कोबाल्ट और निकल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने की, जो कि कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, थोड़ी सी मिसमैच हो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। और उन्होंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो गड़बड़ था, मतलब काफी हद तक समझ लो 90% सक्सेसफुल हो गया था मेंडलीव, लेकिन जो खामियां थी, जो गड़बड़ हो रही थी, उसको रेक्टिफाई किया एक और साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था बच्चा, उसका नाम था बच्चा, ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल था उसके बाद जो क्रिएट किया गया, ठीक है, तो वो जो थे वो हमने क्रिएट किया एलिमेंट्स के हिसाब से। तो एलिमेंट जो था वो सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज सेव करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो, हमेशा हम लोग याद, एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो पीरियड्स था या फिर ग्रुप्स था, हमेशा याद रखना, जो पीरियड की बात कर रहे थे हम लोग या फिर ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे, तो पीरियड और ग्रुप जो भी था वो किसने बनाया, मेंडलीव ने बनाया, माफ करना, हाँ मेंडलीव ने बनाया। अब मेंडलीव का जो भी खामियां था वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो डिस्टर्ब होने के बाद एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने इस चीज का एक क्या बोलते हैं उसको, खामियां ढूंढा और वो खामियां को रेक्टिफाई किया। और वो रेक्टिफाई किसने किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी मुस्ली। तो हेनरी मुस्ली ने क्या किया, उस चीज को रेक्टिफाई किया। बट उसके पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं ना, वो क्यों है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है। यानी ग्रुप मतलब क्या, दैट इज वर्टिकल कॉलम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो जो सीधी लाइन है उसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को उसने नाम दिया ग्रुप, और ऐसा जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और उसको नाम दिया उसने रो। तो जो भी एक ग्रुप में रहेगा, मान लो कि कोई एलिमेंट है, मान लो कि कोई एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, कोई यहां प्रेजेंट है, कोई यहां प्रेजेंट है, कोई है, तो लेकिन ये एक ही ग्रुप में आ रहा है। तो अगर एक ही ग्रुप में यानी एक ही लाइन में समझ लो कि कोई एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो उन्होंने मेंडलीव ने कुछ गैप्स भी रखे, जैसे मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स को यहां रखा, कुछ यहां रखा, कुछ यहां रखा, तो बहुत सारे गैप्स भी रखे थे। और ये जो था साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका मानना यह था कि भाई मेंडलीव तूने तो बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं खुश हो गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको ये कर लिया था। और धीरे धीरे करके फिर इनर्ट गैस डिस्कवर हुए, जो आपका हीलियम हो गया, ठीक है ना, ये क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जो गैस है, आर्गॉन हो गया, ये सब बाद में। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इसका डिस्कवरी बाद में हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, इसके लिए सेपरेट ग्रुप अलग से 18th कॉलम बना दिया। 18th ग्रुप बोलते हैं उसको, 18 नंबर पे। सोचो 1 2 3 करके ऐसे 18 ग्रुप है, जो हम पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चर आएगा तो पढ़ेंगे। तो उसमें सभी जो ग्रुप्स थे उसमें क्या कर दिया, इनर्ट गैस को डाल दिया। बाद में एटॉमिक नंबर को जब हम, ये हेनरी मुस्ली जब आया, जैसे मैंने बोला कि भाई ये जो मेंडलीव था इसने क्या किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया था। तो जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट कर रहा था तो दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें क्या आ रही थी कि भाई कहीं ना कहीं एक ही कॉलम में 2-2 ग्रुप आ रहे हैं, कभी उसका एटॉमिक मास मैच नहीं हो रहा है। तो जो हेनरी मुस्ली आया, जब उसने दिमाग लगाया कि क्या खामियां है, उसके ऊपर जब उसने काम किया तो उसको यह पता लगा कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने से अच्छा है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए। तो मेंडलीव जो गलती किया उससे सबक लेते हुए हेनरी मुस्ली ने बोला कि भैया एटॉमिक मास मत लो, एटॉमिक नंबर लो। तो उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिया। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर बन गया, इट वाज कंसीडर्ड एज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक
फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया, जो कि हेनरी मुसली ने बोला था। देखो लिखा हुआ है यहां पे, हेनरी मुसली द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो अब क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे जो प्रॉपर तरीके से उन्होंने बॉक्स में एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे, मुसली ने क्या किया, वही एटम्स वही एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका नंबर 1 हो गया एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से 3, तो 1 2 3 ऐसे करते करते जितने भी उसके पास एलिमेंट्स उसको मिले थे उस समय तक, जो भी खोजे गए थे, उसको उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से डब्बे में यानी पीरियोडिक टेबल में उसने डाल दिया। ठीक है, तो इसके लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया, मॉडिफाई। मतलब टेबल तो मेंडलीव नहीं बनाया था, हेनरी मुसली ने क्या किया, बस उसको करेक्ट किया, मतलब इन शॉर्ट क्या किया, मॉडिफाई किया। तो हेनरी मुसली ने क्या किया, मॉडिफिकेशन था, और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था, मेंडलीव ने क्या बोला था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपना नाम दिया था, भाई हर कोई अपना नाम देता है, तो मेंडलीव ने बोला था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन मुसली आया, मुसली बोलता नहीं भाई तेरा कुछ तो गड़बड़ है, मैं तेरे को मॉडिफिकेशन बताता हूं, ये चेंजेस कर, एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर ले ले, और चेंज कर दिया। तो वो जो चेंजेस होने के बाद जो पीरियोडिक टेबल बना, उस टेबल का मॉडिफिकेशन के बाद नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम रखा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या बोलता है, मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर एटॉमिक मास। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि नया वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बोलता है कि भाई जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि उसका एटॉमिक मास। ये चीज ध्यान में रखना, और इसीलिए इसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव का था, लेकिन ये जो बना ये थोड़ा लंबा बना, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते गए और एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक झलक दिखाता हूं सबसे पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो कैसे दिखता है। इस प्रकार दिखता है, ये दिख रहा है, इसी को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट है, आप देखोगे तो कितने सारे एलिमेंट है, लगभग 118, हाईएस्ट अगर आप देखोगे 118 एलिमेंट है। ठीक है, ओजी नाम का, इसका मेरे को तो नाम दिख रहा नहीं है, थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन आप सर्च कर लेना ओजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे एच मतलब हाइड्रोजन होता है, Li मतलब लिथियम होता है, तो मेरे को 30 तक के तो याद है और बीच बीच में से भी याद है, लेकिन ये ओजी क्या होता है ये आप देख लेना। ठीक है, आई एम नॉट ए प्रॉपर केमिस्ट्री टीचर, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप देख लेना। चलो, अब मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को क्या कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले क्या बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज रहेंगे उसको पीरियड नाम रखा जाएगा। तो टोटल ऐसे कितने पीरियड बने, 7 पीरियड बने। तो आप देखोगे तो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 और 7, ये टोटल 7 पीरियड बने, मतलब आपके हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड एज द पीरियड, ये आपको माइंड में रख लेना है। हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, उसको पीरियड कहा जाता है। अब ये दो जो है ना, ये अलग चीज है, इसको अभी फिलहाल मत देखो, मैं बताता हूं ये क्या है, खाली इतना देखो। ठीक है, तो ये क्या है, आपके 7 पीरियड है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्टिकल कॉलम्स है वो कितने हैं, 18 है, 1 से लेके 18 तक। तो ये 1 से लेके 18 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है, जिसका नाम क्या रखा है, ग्रुप। तो 7 पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल है, और 18 कॉलम्स है जिसको ग्रुप कहा जाता है। ये चीज ध्यान में आ गया। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर बोलता है कि दिस नंबरिंग इज रिकमेंडेड बाय द IUPAC। ये जो नंबरिंग है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिया गया है। और जो बॉक्सेस फॉर्म किया गया है वो कैसे फॉर्म किया गया है, ग्रुप्स एंड पीरियड के क्रॉसिंग द्वारा। क्योंकि आप देखोगे तो यहां पे ग्रुप्स है, जैसे क्या हो रहा है कि यहां पे मान लो कि मैंने क्या बना दिया, कॉलम्स बना दिया जिसको ग्रुप्स कहा जाता है, और यहां पे मैंने पीरियड बना दिया, तो ये दोनों के मिक्सन की वजह से ही बॉक्स बना है ना। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस तैयार हुआ ये दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से ही तैयार हुआ है। टोटल 118 बॉक्सेस है, मतलब 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक्स में, जैसे डिविजन्स होते हैं ना आपके क्लास में, डिवीजन A B C D, वैसे यहां पे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक है, जिसका नाम क्या है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब ये कहां कहां है ये ध्यान में रखना है आप लोग को, चलो बताता हूं, ध्यान रखना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज को याद रखना चाहते हो। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी तैयार किया हुआ है, आपको पता है हमारा शॉर्ट्स चैनल है JR शॉर्ट्स करके, JR शॉर्ट्स ऑफिशियल, ऐसा कुछ तो है, आप जरूर से जाना, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझाया हुआ है, आप देख लेना जाके अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान देना, हम क्या बता रहे थे आपको, 4 ब्लॉक। तो यहां पे ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इतना आपको दिख रहा है, ये है आपका S ब्लॉक। ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है S ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर,
ये जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो बीच में हिस्सा दिख रहा है, ये इतना, ये बीच में, माफ करना, ये बीच में इतना हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला इतना जो पार्ट है ये आपका डी ब्लॉक, क्या है, डी ब्लॉक। एंड लास्ट में ये वाला हिस्सा जो बच रहा है, ये पूरे जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखो, तो अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर एस ब्लॉक में पहला ग्रुप, जो पहला ये है ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आ जाता है एस ब्लॉक में। तो आपको याद कैसे रखना है कि एस जो ब्लॉक है एसपीडीएफ है, याद रखना पहली बात तो एस, फिर पी, फिर बीच में डी और नीचे एफ, एस पी डी एफ, ऐसा याद रखना। तो एस ब्लॉक कहां से कहां सा है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एस ब्लॉक है। कैसे याद रखोगे, ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है, याद रखना। मैं एक पेज बना लू आपके लिए एक पेज बना लू, चलो। तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक जो है वो क्या है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 जो है ये एस ब्लॉक बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से लेके 18 तक। तो पी ब्लॉक क्या बना रहा है, 13 से 18। तो यहां पे लिखो पी ब्लॉक जो है वो क्या बना रहा है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं ये पूरे किसके अंदर आ जाते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 12 तक जाता है। तो 3 से लेके 12, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक कौन सा है, डी ब्लॉक, याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका एफ ब्लॉक है वो क्या चीज है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एफ ब्लॉक जो है ये आपका होता है अलग, ये आपका होता है दोस्तों लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, याद रखना। तो इसको आप लिखो ऐसा, लैंथोनाइड, लैंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। अब इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, लेकिन ये होता क्या है पहले मैं बता देता हूं। अगर आप ध्यान दो, वापस से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं तो इतने सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गोन है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये इतने सारी है, गैलियम है, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है। तो इतने सारे हैं। अब देखो मैं पूरा बोलने जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ये इतने सारे जो है, इसके बीच में एक ऐसा एलिमेंट आता है, एक ऐसा पार्ट आता है दैट इज 57। देखो यहां पे ध्यान से, 57 जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, 57 तक पहुंचने के बाद यहां पे एक आता है एलिमेंट जिसका नाम है लैंथेनाइड, La। इसको La से कहा जाता है लैंथेनाइड। तो ये जो लैंथेनाइड के बाद 58, 59, 60, 61, 62 से लेके 71 तक जो जाता है, ये आपके हैं लैंथेनाइड के ही जैसे एलिमेंट। तो इसके लिए इसको लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, मतलब सेम लैंथेनाइड जो है उसके जैसे ही एलिमेंट है। तो इस नाम भले ही अलग अलग ही, लैंथेनाइड है, सीई है, पीआर है, एनडी है, इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम आप सर्च कर लेना। लेकिन ये जो भी है लैंथेनाइड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, कितने, 57 से लेके 71 तक, ठीक है, याद रखना। इसको भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो लैंथोनाइड है, ठीक है, ऐसा लिख दो आप, ऐसा लिख दो कि लैंथोनाइड जो है वो 57 से लेके 71 तक आते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक आते हैं, लैंथेनाइड 57 से 71 तक आते हैं, और एक्टिनॉइड 89 से 103 तक आते हैं। एक्टिनॉइड 89 से लेके 103 तक आते हैं। तो हो क्या रहा है यहां पे कि 57 के बाद लैंथेनाइड आया, तो लैंथेनाइड के बाद उसके जैसे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट है उसके जैसे। तो उसके जैसे ही है ना यार, तो मैं क्या करता हूं, अलग ही रखता हूं ना। तो ये जो हमारे थे हेनरी मुस्ली भाई साहब, जब ये अपडेट कर रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हो रहा था, तो इसने क्या किया, ये लैंथेनाइड का अलग से ही एक सीरीज बना दिया, उसका नाम रख दिया लैंथेनाइड सीरीज। और यहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट रखा, एक ही एलिमेंट रखा लैंथेनाइड, La नाम का। और उसके बाद 72 आ गया, देखो 56 है, उसके बाद आया 57, तो 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन सीधा 72 आ रहा है, क्योंकि इसी के अंदर, ये लैंथेनाइड के अंदर ही अंदर उन्होंने 15 एलिमेंट को डाल दिया, जो कि नाम दे दिया लैंथेनाइड का सीरीज, जिसमें कई सारे एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये हमारा 72, 73, ऐसे करते करते 86, 87, 88, फिर वापस से जब 89 तक पहुंचे, तो 89 के बाद एक एलिमेंट मिला उनको जिनका नाम था AC, यानी एक्टिनॉइड। अब ये जो एक्टिनॉइड मिला, इन्होंने जब देखा तो एक्टिनॉइड के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो भी सब सेम दिख रहे थे, मतलब सेम एक्टिनॉइड जैसे ही उसके दिख रहे थे। तो इसके बाद के जो वापस 15 एलिमेंट थे वो सब एक्टिनॉइड वाले थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। जैसे लैंथोनाइड सीरीज रखा नाम, वैसे एक्टिनॉइड सीरीज रख दिया, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को वहां पे डिस्प्ले किया, एक्टिनॉइड। और उसके बाद सीधा देखो 89 से लेके 103 तक आ गया वहां पे, और उसके बाद वहां पे 104 से लेके कंटिन्यू कर लिया पूरा। तो यहां पे मतलब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक है, इसमें
लैंथेनोइड एक्टिनाइड का सिर्फ एक एक ही एलिमेंट है, लेकिन पूरा सीरीज अलग से दिया हुआ है जो कि एफ ब्लॉक में उसने डाल दिया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। और एक मजे की बात बताऊं, जब आप 12th में जाओगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता है ये ब्लॉक्स के अलग अलग चैप्टर्स है। पूरे एस ब्लॉक का एक चैप्टर है, एस एंड पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, उसका एक अलग है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। पहला ग्रुप जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है अल्कली मेटल। देखो यहां पे दिया हुआ है, कलर के हिसाब से भी मैच कर लो, ये कलर और ये कलर। तो पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। इसमें जो भी मेटल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो वैसे मेटल नहीं, नॉन मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जितने हैं ये सब अल्कली मेटल्स है। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 में आता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 में कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब चीज याद रखना, मैं हर चीज लिखा नहीं रहा हूं लेकिन मुंह से बोल रहा हूं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके चलना। तो ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 इज कॉल्ड एज द अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके बाद याद रखना, ये जो पूरा डी ब्लॉक जो है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। ये जितने भी अंदर आपको दिख रहे होंगे ना डी ब्लॉक के अंदर, येलो वाला पार्ट, ये पूरा आपको येलो वाला पार्ट, ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड को छोड़ के बोल रहा हूं, ये पूरा येलो वाला पार्ट जो है, ये पूरा डी ब्लॉक जो है, इन शॉर्ट ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे, जब आएगा टॉपिक तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल्स है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। अब जैसे ये एक लाइन आपको दिख रही होगी बीच में, मैं आपको बताता हूं अगेन। ये आपको एक दिख रही है लाइन जिगजैग, ये एक बीच में जिगजैग लाइन, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आपको याद होगा। तो ये जिगजैग लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिगजैग लाइन के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो मेटल्स जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जनरली होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। जो जिगजैग लाइन के करीब है, जैसे सिलिकॉन हो गया, टच में, एकदम टच में है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, टेरेलियम, पोलोनियम, ये जो दिख रहे हैं, ये पूरे क्या है? ये उसके मेटलॉइड्स है। आपको पता है ना, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड होता है। तो जो जिगजैग लाइन के एकदम करीब से जो गुजर रहा है, ये क्या है? मेटलॉइड्स है। जो राइट की तरफ है नॉन मेटल से, और जो लेफ्ट की तरफ है वो मेटल से। तो इस तरीके से याद किया जाता है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, फिर जैसे उसने बताया कि एक आखिरी में इनर्ट गैस मिला था, तो उसने एक आखिरी ग्रुप में डाल दिया। तो ये ग्रुप नंबर 18 है, इसमें ये पूरे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, ये सब क्या है? नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसा सब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया एक ही लाइन में। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। ठीक है, और बाकी तो ये बता दिया, इलेक्ट्रॉनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ऑलमोस्ट सभी चीज मैंने कवर करा दिया। तो यही था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 हम एंड करते हैं, लेकिन अगला लेक्चर बहुत जल्द लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें आगे के जो भी कंटेंट है उसको आपको डालेंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत जो इस चैनल जेआर कॉलेज पे किया जा रहा है, ये स्पेशली आपके लिए है, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम दे सके। तो प्लीज शेयर करते रहना। आज के लिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।